हेलो गाइस, दिस इज सुरेन कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धा हैं, आज भाई जल्दी कक्षा में और करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमारी कक्षा का विषय रहने वाला है, आज हम सवाल पूछने वाले हैं, आंसर बताने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आप जानकारी देंगे। साथ ही साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितने भी महारथी हैं आ जाओ जल्दी और करते हैं क्लास की शुरुआत। आप सबका स्वागत है भाई। अंकुश, मौना, मधु, जो भी बच्चे कक्षा में मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। चलिए मुझे बताएं कैसी है आपकी तबीयत और पढ़ाई वढ़ाई का कैसा चल रहा है, ज़रा बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है कि सबको? कमेंट कर दीजिए जल्दी। क्या आप सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? स्वागत है आपका भाई प्रियंका जी। कैसे आप सब और कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी, बताएं। थोड़ा जल्दी आ जाइए। देखिए काफ़ी खास टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं कि कोई भी देश बिना विज्ञान के, बिना प्रौद्योगिकी के यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ नहीं सकता, प्रगति नहीं कर सकता, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में अगर हम कहीं पे भी पहुंच पाए हैं, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं जो हम अक्वायर कर पा रहे हैं, वो विज्ञान की वजह से, वो तकनीकी की वजह से। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आराम ही आराम मिला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नुकसान भी है। हमने अगर परमाणु बम बनाया तो हमने परमाणु ऊर्जा को भी क्या है, क्रिएट किया है, यानी उसका नुकसान भी है, उसका फ़ायदा भी है। तो हर चीज़ जो है बेसिकली उसके फ़ायदे और नुकसान अवेलेबल हैं। तो आपकी ड्यूटी है, आप समझदार हैं। दुनिया में अगर हम बात करेंगे पूरे संसार में, तो मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा विवेकशील प्राणी है। विवेकशील क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल बोलते हैं, क्योंकि सभी में क्या है, इस तरह की बुद्धि, उस तरह के स्किल्स नहीं पाए जाते हैं सिवाय मनुष्य के। तो हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके भयानक दुष्परिणाम भी निकल करके आते हैं। तो बस इसी पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार भाई गौरव जी। चलिए अब जितने भी महारथी आ गए हैं, हम हमारी कक्षा को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी बच्चे आते रहेंगे आराम से, बड़े लोग आराम आराम से आते नहीं, जो वीवीआईपीज होते हैं वो आराम से आते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। चलिए जवाब दें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएं कौन सा कथन परमाणु विखंडन से जुड़ा नहीं है। जल्दी बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताएं सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से मुझे बताते चलें और आगे बढ़ते चलें। नमस्कार भाई कटारिया जी। कौन सा कथन आपको बताना है परमाणु विखंडन से यानी न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड नहीं है, जुड़ा नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजन? क्या है सही जवाब, जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। स्वागत है आपका गौरव जी, गुड इवनिंग। आंसर करें जल्दी से, सवाल का जवाब दें फटाफट से। ऑप्शन 4 आपके सामने दे के रखे हुए हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन प्रेरित परमाणु अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा जनन, परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो विद्युत उत्पन्न करता है, परमाणु बम में भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज़रा मुझे बताएं क्या है सही आंसर, फटाफट से आंसर करें और आगे बढ़ें। चलो देखो, आपको दो चीज़ें अच्छे से समझिए। एक तो है परमाणु संलयन, हम इसको बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, इसको बोलते हैं फ्यूजन, है ना। और एक है आपका परमाणु विखंडन, और दोनों को समझ लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जब आपसे कोई पूछ ले भाई परमाणु संलयन, परमाणु अगर संलयन के बारे में पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ ले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट होंगे, तत्व होंगे, वो क्या है, ऐड होंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे H+H, बात समझ में आई। यहाँ पे
इसमें क्या होगा, दो परमाणु पास पास आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे बेसिकली, ठीक है कि नहीं। और अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, यानी कि समझ लीजिए कोई भी एक हैवी क्या होगा, एलिमेंट होगा, एक भारी तत्व होगा, और वो क्या होगा, समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे विखंडन में क्या होगा, वो टूटेगा, और संलयन में क्या होगा, जुड़ेगा। संलयन की अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हल्के जो एलिमेंट हैं वो पास पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, और क्या करते हैं, एक भारी एलिमेंट का, भारी न्यूक्लियाई का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जबकि विखंडन में क्या होता है, एक भारी तत्व, एक हैवी एलिमेंट क्या होता है, टूटता है, किसमें, दो या दो से ज़्यादा अधिक एलिमेंट्स में। अब यहाँ पे समझ लीजिए अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, तारों की बात करते हैं, तो तारों में क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ पे तारों में जो ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी जनरेट होती है स्टार्स के अंदर, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, नाभिकीय संलयन। अगर आपसे पूछ ले सूर्य भगवान के बारे में, है ना, सोलार अगर मैं बात कर लेता हूँ एनर्जी के बारे में, तो सूर्य में एनर्जी उत्पादन का, जनन का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि उसमें नाभिकीय संलयन से क्या होता है, ऊर्जा पैदा होती है। बात समझ में आ रही, यानी जो छोटे छोटे, यानी हाइड्रोजन क्या होगा इसमें, बड़े एलिमेंट में, ठीक है कि नहीं, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, आपको, आप इसको अल्फा पार्टिकल मान सकते हैं, समझ में आ रही है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे विखंडन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जो भारी एलिमेंट होगा उसको क्या किया जाता है, दो या दो से ज्यादा हल्के एलिमेंट में तोड़ा जाता है। अब सवाल क्या था, परमाणु विखंडन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर है। देख लो इसमें, क्योंकि जितने भी स्टार्स की बात करेंगे उसमें एनर्जी का, ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन, यानी इसमें हल्के एलिमेंट क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के एलिमेंट जो है, तत्व जो है, वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं आप, फ्यूजन। और फ्यूजन में क्या होता है, विखंडन होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करें आंसर जल्दी से। अब देखो यहाँ पे सवाल है, तारों की बात कर रहा है, तो आप सूर्य की बात समझ लीजिए। भगवान सूर्य की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, समझ में आ गई होगी आप सब बच्चों को, नाभिकीय संलयन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, सूर्य की ऊर्जा। यानी भगवान सूर्य के कोर की बात करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लगभग कितना, 1.5 करोड़, है ना, ये समझ लीजिए आप, 1.5 करोड़ के आसपास क्या है, डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, किसके, भगवान सूर्य के, जो जिसको कोर बोलते हैं ना, कोरोना भी कई बार बोल देते हैं। और अगर हम इसके आउटर की बात करेंगे, ये इसका क्या है, इसको बोलते हैं कोर, है ना, या कोरोना बोल देते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, है ना, ये सूर्य भगवान का। और यहाँ पे इसका ये पेरीफेरी की बात करेंगे तो ये कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो हमारी अर्थ के कोर का भी होता है ना। तो क्योंकि इसके पीछे थ्योरी क्या है, यहाँ पे आप सब बच्चे पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि जो अर्थ है बेसिकली वो क्या है, सूर्य का ही पार्ट है ना। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, उससे अलग हो जाता है, अलग अलग उसमें क्रियाविधियाँ फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल अगले सवाल का जवाब दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर कर दीजिए, सारे बच्चे आंसर करें। आपको बताना है परमाणु रिएक्टर में मंदक या हम मॉडरेटर बोलते हैं, इसमें से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो मॉडरेटर या मंदक कौन सा है जरा बताएं। थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम और साधारण जल, क्या है सही जवाब, जल्दी जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है। देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल होती है। अनकंट्रोल होती है, इसका मतलब उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड उसमें ऊर्जा, अनलिमिटेड उसमें एनर्जी, उसमें तापमान क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है कि नहीं। और अब ऐसे में क्या है, हमें तो क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए होता है।
हम इसको क्रांतिक ताप बोलते हैं, यानी कि हमें तो क्या है, एक उपयुक्त मात्रा में ही ताप चाहिए होता है, उससे ना तो ज़्यादा चाहिए होता है ना उससे कम चाहिए होता है। तो अगर मान लेते हैं, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा चला जाएगा तो इससे क्या होगा, मुसीबत हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम, कोई और न्यूक्लियर दुर्घटना हो सकती है। तो वैसी स्थिति में क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे हमको प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है कि नहीं, जो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है कि नहीं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, या जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब उसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है। बात समझ में आई? आप यूं समझिए कि कहीं पे गांव देहात में क्या होता है, जो माता बहनें खाना बनाती हैं और वो चूल्हे पे अगर खाना बना रही हैं, तो अगर मान लेते हैं वहां पे क्या होता है, अगर वहां पे वो क्या है, जो भी खाना पीना बना रही है उसमें क्या है, अगर लकड़ी ज्यादा है ना, अगर क्या है, लकड़ी उसमें ज्यादा है चूल्हे के अंदर, और अगर उससे क्या हो रहा है, कोई अगर उसके चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है या रोटी पक रही है या दलिया पक रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, उस लकड़ी को बाहर कर लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आंच कम हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर आप गैस पे इसी तरह से काम करते हो, अगर गैस को फुल फ्लेम पे अगर आप क्या करते हो, चलाते हो, तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर जो भी रखा हुआ सामान है या तो वो उबलने लग जाएगा या उसमें से वो बाहर आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, गैस को मंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, ये इसको बोलते हैं मॉडरेटर, ठीक है कि नहीं, हम कई बार इसको कूलेंट भी बोल देते हैं। तो ये क्या कर लेता है, जो भी न्यूट्रॉन उसके ऊपर वर्क कर रहा है, जो कैटलिक का काम कर रहा है, उसको खींच लेता है, और इससे क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है ग्रेफाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दें। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है थर्ड, बताएं जल्दी। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, हैवी वाटर का काम क्या होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, बताएं जल्दी, आंसर करें, आगे बढ़ जाएं। चलिए जल्दी बताएं, किसी भी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो उसमें भारी जल का काम क्या होता है, D2O का रोल क्या होता है, जल्दी बताएं, क्या है सही आंसर। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ग्रेफाइट भी क्या होता है, मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है, और इसी प्रकार से जो D2O होता है वो भी क्या होता है, कूलेंट होता है, मॉडरेटर होता है। ये भी क्या करता है, अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये क्या करेगा भाई, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाएगा, नहीं, न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा, यस। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन जो होते हैं बेसिकली उनको खींच लेगा। तो राइट आंसर इज यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, D2O जो है बेसिकली लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है, इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है कि नहीं, विलायक के तौर पे, अभियोजक के तौर पे इसका काम किया जाता है, ठीक है कि नहीं। आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, अगर इसकी हल्की मात्रा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, ह्यूमन हेल्थ पे कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा है तो इससे क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, स्टमक पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है आपको। तो राइट आंसर इसका ए। अगले सवाल का आंसर करो जल्दी और आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट बताओ, आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन है, परमाणु बम को निर्मित करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है तो बताओ इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिर्कोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम और वेनेडियम, क्या है सही जवाब। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। सारे बच्चे जो जो कक्षा में मौजूद हैं सभी महारथी आंसर करो। चलो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर हमको क्या करना है, हमें बनाना है परमाणु बम, ठीक है कि नहीं, हमको क्या करना है भाई, एटॉमिक अगर हमको क्या बनाना है, बॉम्ब बनाना है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। अब आप समझिए, यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम जो है बेसिकली वो नेचुरल अवस्था में
जो पाया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे यूरेनियम जो है 238, बात समझ में आई, यूरेनियम 92 और ये 238 जो है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी, इसकी मात्रा है 99.3%, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करूँगा मैं तो यूरेनियम आपको 235 यानी 235 ये पाया जाता है कितना, 0.7% लगभग, ठीक है। यहाँ पे जो एटम बम बनाए जाएंगे, परमाणु बम बनाए जाएंगे, वो इससे बनाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। अगर आपको एटम बम बनाना है तो एटम बम में एक ही आपको ध्यान रखना है इस्तेमाल होता है, उसका नाम है यूरेनियम 235। और यूरेनियम 235 को क्या किया जाता है, इनरिच किया जाता है, उसी का संवर्धन किया जाता है बम बनाने के लिए, बात समझ में आई। इसी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। यहाँ पे ये नेचुरल अवस्था में पाया जाता है और ये भी नेचुरल अवस्था में पाया जाता है, समझ लीजिए। इसके साथ समस्या क्या होती है, ये ज्यादा स्टेबल अवस्था में होता है। यूरेनियम जो 238 की बात करते हैं तो ये क्या है, स्टेबल अवस्था में होता है, और यहाँ पे ये स्टेबल अवस्था में नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब जब 3 न्यूट्रॉन की इसके अंदर जब कमी होती है तो ये क्या करता है, इसमें से लगातार एनर्जी का क्षय होता रहता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। यानी इसमें से क्या होगा, लगातार परमाणु ऊर्जा क्या है इसमें से जो है विकिरण के तौर पे, रेडिएशन के तौर पे इसमें से निकलती रहती है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है, ये होता है खतरनाक 235। इसी से क्या किया जाता है भाई, न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी एटॉमिक बम बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, देखिए ये हमारे पास में क्या है, देखिए यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करी जाए आपसे, ठीक है कि नहीं, आवर्त सारणी में क्या है, यूरेनियम का जो नंबर है वो कितना है, 92। और यहाँ पे ये क्या है, इसका वेट है, ठीक है कि नहीं। अब इस पे क्या किया जा रहा है, इस पे न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग की जा रही है, न्यूट्रॉन से क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर अटैक। अब इसमें क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। अब जब एनर्जी जनरेट होगी तो ये क्या करेगा, दो हल्के पार्टिकल्स में क्या होगा, टूटेगा। अब उन हल्के पार्टिकल में एक है बैरियम, ठीक है कि नहीं, और दूसरा है क्रिप्टॉन, ठीक है कि नहीं। ये है 36 और ये है 56। अब इसमें से क्या होगा, ये अगले 3 जो है बेसिकली न्यूट्रॉन को रिलीज कर देगा, है ना। ये क्या कर देगा, 3 और न्यूट्रॉन को रिलीज कर देगा, दैट लाइक दैट, है ना। और फिर क्या होगा, ये आगे 3 को, समझ में आई, ये 3 का ग्रुप चलता रहेगा। मतलब ये क्या होगा, इस प्रकार से ये जो रिएक्शन होगी, ये अभिक्रिया होगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, बात समझ में आई। तो इसमें क्या होगा, अथाह मात्रा में ऊर्जा, अथाह मात्रा में अनलिमिटेड इसमें क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। टेम्परेचर मान के चलिए आप कम से कम इसमें मैं कहूँ आपको तो 1 लाख जो है, अगर मैं बात करूं आपसे 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर, ठीक है कि नहीं, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। और अब जहां पे भी जिस भी एरिया में क्या किया जाएगा, ये बम गिराया जाएगा, नेस्तो नाबूद करता है। इसलिए ज्यादा क्या होता है, ये खतरनाक होता है। आपको याद हो हिरोशिमा नागासाकी, इसमें जब ब्लास्ट किया गया था तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। जहां पे भी आज भी वहां पे क्या है, खेतीबाड़ी नहीं होती है, जमीन जो है बेसिकली अनफर्टाइल है, समझ में आ रही है। तो यूरेनियम जो है बेसिकली वही क्या है, परमाणु बम करने में, बनाने में काम आता है। कौन सा वाला, याद रखना है आपको, यूरेनियम 235। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मात्रा में इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, यूरेनियम 234 का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगर ये भी इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो याद कीजिए आप प्लूटोनियम का, और प्लूटोनियम जो है बेसिकली 239 है ना, 239 का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, परमाणु बम बनाने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे, फटाफट से बताएं क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जल्दी आंसर करें, आगे बढ़े, फटाफट बताइए। चलिए इससे भी खतरनाक बम आ गया है, वो है आपका हाइड्रोजन बम। चलो बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, कमेंट करो फटाफट फटाफट। ऑन विच प्रिंसिपल द हाइड्रोजन बम बेस्ड, क्या है सही जवाब बताएं। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित
अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। क्या है सही जवाब? जल्दी आंसर करो जनाब, फटाफट से बताएं, आगे बढ़ें सारे बच्चे। जो भी विद्यार्थी महारथी मित्रगण कक्षा में है, आंसर करो भाई, फटाफट बताएं। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हाइड्रोजन बम जो होता है बेसिकली वो क्या है, वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, कई गुना खतरनाक होता है। एटॉमिक बम से भी क्या होता है, हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होता है। और ये किस पे काम करेगा, आप सब बच्चों को जानते हैं, अनकंट्रोल फ्यूजन पे काम करता है। बात समझ में आई? यानी इसमें क्या होता है, जो भी हल्के नाभिक होते हैं वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं। समझ में आई? यानी कि जो ऊर्जा का आधार जो स्टार्स के अंदर होता है, भगवान सूर्य के अंदर होता है, सोलर सिस्टम में होता है, वैसे ही क्या होता है, हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होती है। अनियंत्रित क्या होता है, इसके अंदर संलयन अभिक्रिया होती है। इससे इसको क्या मिलती है, अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे अगर हम चर्चा करेंगे भाई किसके बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, तो आपको याद रखना है सिपरी के बारे में, है ना। सिपरी यहाँ पे ये क्या है, सिपरी इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है कि नहीं। ये स्टॉकहोम बेस्ड क्या है, एक संस्थान है जो क्या करता है, पूरी दुनिया में किसके पास में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक बम्स हैं, उसके बारे में जानकारी रखता है। और इसकी रिपोर्ट है कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा पड़ोसी देश है ना चाइना, उसके पास में 350 के आसपास क्या है, एटॉमिक बम है। पाकिस्तान के पास में भी 160 के आसपास बम लेकर के बैठा हुआ है ना। खाने के लिए आटा नहीं है लेकिन बम बराबर रखा हुआ है इसने, बम बनाने पे खूब काम कर रहा है ये। और हमारे पास थोड़े इससे कम है, हमारे पास में 156 के आसपास क्या है, बम बताए जाते हैं। ये सिपरी की रिपोर्ट है, ठीक है कि नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अब सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक बम पाए जाते हैं या अवेलेबल हैं वो किसके पास हैं, वो हैं रशिया के पास, है ना। रशिया के पास है, ऐसा अनुमान है कि इसके पास में लगभग 6500 के आसपास हैं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे अमेरिका के पास में, तो उसके पास 5500 के आसपास क्या है, जो है एटॉमिक बम है। तो ये सबके पास इस तरह से क्या है, पूरे एटॉमिक बम का पूरा कहानी है भैया। तो देख लो आप, है ना, कैसा चल रहा है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें जल्दी से और आगे बढ़ें। बोलो क्या है सही जवाब। आपको बताना है विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक या आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है सही जवाब, बोलो। यूरेनियम 233, 234, 235 और 239, क्या है सही जवाब, फटाफट से बताएं, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करें और आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी जवाब दें। चलिए भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। चलिए भाई, हमने बता दिया था आपको सारे बच्चों को, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इतना समझ लीजिए कि ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स या इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो याद रखना है आपको, जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और वेट अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना है। आइसोटॉप किसको कहेंगे हम लोग, किसको बोलते हैं, समस्थानिक, जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम रहता है लेकिन परमाणु भार उनका क्या रहता है, अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं आप, आइसोटॉप्स बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम का एक आइसोटॉप है जिसका नाम है यूरेनियम 235, यानी कि 235। उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल बम बनाने में भी किया जाता है और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में भी किया जाता है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं एनर्जी बनाने वाले, और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हैं। कमेंट करके बताना जरूर सारे बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करें, आगे बढ़ें, जल्दी आंसर करो। आपको बताना है होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी बताइए। सैद्धांतिक भौतिकी, परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी थियोरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, लेजर फिजिक्स और स्पेस रिसर्च। क्या है सही जवाब, करिए आंसर भाई। सभी बच्चे जो मारुति कक्षा में आंसर करें, आगे बढ़ें। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, द महान साइंटिस्ट हैं, हमारे देश का गर्व है, हमारे देश की नाक है ना। और डॉक्टर होमी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं, जिनके नाम पे बार्क है बेसिकली, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, जिनके नाम पे बनाया गया है, और जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्या हैं, पिता कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, ठीक है। उनको सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है कि नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जो है न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ये दिया जाता है। 1990 में इसकी शुरुआत होती है। और कोई भी अगर कोई थियोरेटिकल अगर फिजिक्स पे काम कर रहा है, सैद्धांतिक भौतिकी पे काम कर रहा है, और विशेष अगर उसका योगदान है, तो उसको ये सम्मान दिया जाता है। 5 लाख रुपए की इसमें नगद राशि दी जाती है, और साथ ही साथ में एक प्रशस्ति पत्र, यानी कि इसमें एक सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है बेसिकली वो है ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे आंसर करें, आगे बढ़ें। आपको बताना है रेडियो धर्मी क्षय क्या होता है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके, किसको बोलते हैं रेडियो धर्मी क्षय, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, तो आप सब बच्चे जानते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी उनकी खास बात होती है, बात समझ में आ रही है, यानी कि उसमें से विकिरण निकलती रहती है, ये उनका क्या रहता है, स्वभाव रहता है ना। हर किसी की आदतें होती है ना, तो ऐसे ही क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी तो कुछ यूनिकनेस होगी, कुछ बातें होंगी, विशेषताएं, जैसे आप सबकी होती है वैसे ही क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंटों की भी क्या होती है, उनकी अपनी कुछ यूनिक बातें होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो विकिरण उनमें से क्या होती हैं, निकलती रहती हैं, उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ज़्यादातर जो जितने भी नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन अगर मान लेते हैं क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिविटी अगर हो रही है, उसमें से विकिरण हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्या आना चाहते हैं, परमानेंट स्टेट में आना चाहते हैं, समझ में आई, यानी एक स्थायी अवस्था में आना चाहते हैं, इसलिए उनमें से क्या है, जो ऊर्जा है उसका क्षय होता रहता है, उसमें से एनर्जी निकलती रहती है ना। तो शांत अवस्था में आना चाहते हैं, इसलिए उसमें से क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, उसमें से ऊर्जा का जो है निकास होता रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है, खत्म होती रहती है, बर्बाद होती रहती है, बात समझ में आ रही है। तो उसी को क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव क्षय बोला जाता है, बात समझ में आई, यानी रेडियो धर्मी क्षय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाभिकीय पदार्थ का ये नैसर्गिक क्षय होता है ना, जरूरी होता है, उसमें से ये जरूरी है, निकलना ही पड़ेगा, इसलिए क्या है, ताकि वो अपनी विराम अवस्था में आ जाए, एक स्टेट जो है उसका, जिसको हम लोग परमानेंट स्टेट बोलते हैं, उसमें आ जाए, इसलिए क्या है, उनमें से ये रेडिएशंस होता रहता है। तो उसका सही जो आंसर है वो है बी। चलिए अगले सवाल का आंसर करें, आगे बढ़े फटाफट से, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताएं, आगे बढ़े। भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होने वाला है, जल्दी बताएं। अगर हम ITER के अगर हम मान लेते हैं मेंबर हैं, तो इसका हमको तुरंत का फायदा क्या है, कमेंट करके बताएं, जल्दी फटाफट बताएं। यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। यह उपग्रह मार्ग निर्देशन दैट इज सैटेलाइट नेविगेशन में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन या फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। कमेंट करें जल्दी से, फटाफट बताएं। आपको बताना है ITER के बारे में, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के बारे में, जरा बताएं फटाफट।
चलिए जल्दी बताएं सारे बच्चे। देखिए हमने रिसेंट ही इस पे क्या किया था, हमने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था और आप सबने देखा होगा। हाल ही में क्या है, जापान में क्या किया जा रहा है, समझ में आ रही है? जापान में इस तरह का एक क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ठीक है। और वो रिसर्च उसमें क्या है, सूर्य के बराबर का टेम्परेचर लगभग लगभग जहाँ पे 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। समझ में आई? किस लिए? यहाँ पे एक तो क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके लिए इस्तेमाल अगर कुछ किया जाता है, कोई प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, जिसमें छोटे एलिमेंट क्या होते हैं, यानी एक हल्के नाभिक क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होगा, वही टेम्परेचर यहाँ पे भी अगर जनरेट होगा तो इससे हम हमारी बिजली की जरूरतों को, जिसको हम लोग सिविल एनर्जी बोलते हैं, उसको हम क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो हम क्या है, ITER के मेंबर हैं। हमारे अलावा और भी हैं, अमेरिका भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपका यूरोपीय यूनियन भी है। तो हम भी क्या है, इसके स्थापित सदस्य हैं। और अगर यहाँ पे क्या होता है, जब भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, सक्सेस उसमें मिल जाती है, तो हमको भी क्या मिल जाएगा, तुरंत का जो फायदा ये है कि हम भी क्या कर पाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हमारे यहाँ पे हम इंस्टॉल कर पाएंगे, लगा पाएंगे। बात समझ में आई? सेंटर कहाँ पे इसका, ITER का फ्रांस के अंदर है। बात समझ में आ रही? तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे जवाब देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है आपको। क्या है सही आंसर, बताएं। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है। मोनोजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। फटाफट बताएं जल्दी, क्या है आंसर मोनोजाइट के बारे में? हम इसको बोलते हैं मोनाजाइट। करो आंसर जल्दी से, क्या है सही आंसर? तो अगर आपसे पूछ ले इस सवाल के बारे में, तो देखो मोनाजाइट जो है बेसिकली ये क्या है, ये रेयरेस्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट का ग्रुप है। बात समझ में आई? ये क्या है, एक दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होता है और इसमें पाए जाते हैं 16 एलिमेंट। ये कितना, ये ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मोनोजाइट नहीं है, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपको सीजियम पाया जाता है, इसमें आपको थोरियम पाया जाता है, इसमें प्लूटोनियम पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें ये तमाम चीजें बेसिकली 16 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें क्या पाया जाता है, मोनोजाइट भी। और क्योंकि सरकारी सेक्टर में, ये सरकारी सेक्टर इसका क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये सभी जो तटवर्ती, जिनको बालुका बोलते हैं, रेत में नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी अभी तक हुआ करती थी कहाँ पे, केवल और केवल केरला में। देखिए मोनोजाइट का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है चाइना। कितना परसेंट? 95%। और उसमें अगर हम बात करते हैं, बचा जो 5% है उसको हम करते हैं, और श्रीलंका उसका क्या करता है, उसको उत्पादित करने का काम करता है। अभी तक हमारे देश में क्या है, केरला में ही मोनोजाइट को क्या किया जाता था, निकाला जाता था। लेकिन अब क्या है, अभी रिसेंट रिसर्च के अंदर राजस्थान के बाड़मेर में इसके खूब भंडार मिले हैं। इसके क्या है, खूब बड़े भंडार मिले हैं तेल के अलावा, किसके, मोनोजाइट के। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या होगा, हमारी भविष्य में कभी कभी जो, क्योंकि इसमें प्लूटोनियम पाया जाता है, तो इससे हमारी अलग अलग समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। बात समझ में आई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 को हटा दो इसमें से और बाकी सब सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी। तो गाइज आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किससे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक बार फिर से जाकर के देख लेना, कोई बात ना समझ में आई हो कमेंट करके पूछना। ख्याल रखो अपना, पढ़ाई जरूर करते रहें। थैंक यू।